नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, हरियाणा में अक्टूबर-नवंबर माह में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में तमाम पार्टियों की ओर से पूरी ताकत झोंकी जा रही है ताकि 2024 विधानसभा चुनाव करण फतेह किया जा सके। ऐसे में तमाम उम्मीदवारों की भी तलाश की जा रही है जो कि उनकी नैया पार करा सके, जीत दर्ज करा सके और सत्ता तक पहुंचा जा सके। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें और बहुमत के लिए 46 सीट पर जीत जरूरी है ताकि सरकार बनाई जा सके। पिछली बार की बात कर ले 2019 में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था, उसके चलते कहीं न गठबंधन की सरकार बनी थी। अब वो गठबंधन भी टूट चुका है, अभी भी कहीं न कहीं जो इंडिपेंडेंस है उनके भरोसे सरकार चल रही है। ऐसे में इस बार प्रयास है कि कहीं न कहीं एक जो मजबूत सरकार है उसको बनाया जाए ताकि हरियाणा को पूरी तरह से विकास की पटरी पर लाया जा सके। आज इसी कड़ी में बात करेंगे रेवाड़ी विधानसभा सीट, दक्षिण हरियाणा की रेवाड़ी विधानसभा सीट जो कि अहिरवाल की राजधानी भी कहा जाता है। और यहां पर लगातार बात कर ले 1967 से लेकर 2019 तक अधिकतर बार कांग्रेस का कब्जा रहा है। यूं कहे तो कांग्रेस के अलावा भी यहां पर कैप्टन परिवार का कब्जा रहा है। कैप्टन के पिता हों या फिर वह खुद, अब उनके बेटे यहां से विधायक हैं। वहीं बात यह भी की जाती है कि राव इंद्रजीत परिवार की यहां से काफी दूरी रही है और उतनी सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन शुरुआती दौर की बात कर लें 1967 और 68 में यहां से बाईजी सुमित्रा देवी, जिनको बाईजी कहते हैं, राव इंद्रजीत की बुआ हैं, वो 2 बार विधायक रही हैं। ऐसे में शुरुआती दौर में जरूर विधायक रही, उसके बाद में कोई महिला विधायक नहीं बन पाई। लेकिन अब लगातार जिस तरह से अब की बार भाजपा की जो अंतर कलह थी 2019 में, उसके चलते सीट गंवानी पड़ी। 2014 का चुनाव छोड़ दिया जाए तो कभी भी भाजपा इस सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई। 2014 में यहां पर रणधीर सिंह कापड़ीवास विधायक बनकर भाजपा के विधानसभा पहुंचे थे। कापड़ीवास की बात कर ले तो 1996 से लगातार वह चुनाव लड़ते रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट हो या फिर भाजपा से, अधिकतर भाजपा से चुनाव लड़ा है। लेकिन जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा है उनको खासी संख्या में यहां से वोट मिले हैं। और इसी का परिणाम है कि कोई भी पार्टी हो, जब वो चुनाव की बात आती है तो उनको दरकिनार करना मुश्किल हो जाता है। पिछले 2019 में सुनील मूसेपुर भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन भाजपा की अंतर कलह के चलते भाजपा को यह सीट गंवानी पड़ी थी। अब कहीं वही हालात दोबारा रिपीट ना हो जाए, क्योंकि चिरंजीव राव यहां से कांग्रेसी विधायक हैं, उनके सामने कोई बड़ी चुनौती दिखाई नहीं देती। हालांकि जो भूपेंद्र हुड्डा के खास है महावीर बसानी, वो लगातार प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं, शायद उनको उनका लाभ मिले। लेकिन जिस तरह से हालात हैं, भूपेंद्र हुड्डा के सामने भी कैप्टन को नाराज करना मुश्किल है। ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी तरह से मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यहां पर देखा जाएगा। लगातार तमाम यहां पर उम्मीदवार है, सतीश यादव हो, सुनील मूसेपुर, तमाम एक लंबी फहरिस्त है। इन्हीं तमाम मसलों को लेकर आखिर वह कौन सा चेहरा है जो भाजपा को जीत तक पहुंचाएगा, या यूं कहें तो कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने में कामयाब होगा, या फिर कमल खिलेगा, या फिर से हाथ एक बार फिर से दिखाई देगा। इस पर तमाम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद है जो चुनावी विश्लेषक हैं, चौधरी CS श्रीवास्तव साहब। हम लगातार उनसे चर्चा करते रहते हैं और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब भी वो चुनावी विश्लेषण करते हैं कहीं ना काफी हद तक सटीक रहता है। उसी के चलते दैनिक साथी की ओर से लोकसभा चुनाव की बात हो, विधानसभा चुनाव या फिर तमाम जो छोटे चुनाव होते हैं, हम लगातार उनके साथ बैठते हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि जो चुनावी रण है आखिर वो कौन से चेहरे हैं जिन पर दाव पार्टी को लगाना चाहिए ताकि जीत दर हासिल करे। शिवाज साहब, आपका स्वागत है। किस तरह से देखते हैं रेवाड़ी के रण को, क्योंकि पिछली बार आपने भी माहौल देखा था, हम पिछली बार भी आपसे चर्चा कर रहे थे, हालांकि तब अखबार के लिए चर्चा कर रहे थे, तो अब इस बार किस तरह से देखते हैं? अमित भाई, पहले तो आपका धन्यवाद। रेवाड़ी सीट की अगर बात हम करें तो रेवाड़ी सीट पे 4 तरह का चुनाव हो सकता है, यानी 4 तरह का सिनेरियो आप देख सकते हैं। पहला तो ये कि केवल कांग्रेस और बीजेपी चुनाव मैदान में रहें। दूसरा ये कि कांग्रेस, बीजेपी और सतीश भाई चुनाव में रहें। और तीसरा ये कि कांग्रेस, बीजेपी और मान लो कापड़ीवासी को टिकट नहीं मिलती है तो वो फिर से निर्दलीय। 4 चरणों में के चुनाव का 4 तरह का सिनेरियो हो सकता है। अब पहले सिनेरियो की बात करूं मैं जी। अगर कांग्रेस, बीजेपी मैदान में रहती है और टिकट मान लो कापड़ीवासी को मिलता है जी, तो मेरा ये अनुमान है
कि काकड़ीवास जी चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। जी। और कांग्रेस को मेरा अनुमान है कि 43 से 45% वोट मिलेंगे, 43 से 45%। लोकसभा में कितने परसेंट वोट मिले थे? लोकसभा में कांग्रेस को 38% वोट मिले हैं, उसमें भी कुछ कम है लेकिन 38 आप मान सकते हैं। कैप्टन का प्रभाव है तो कहीं ना कहीं वो बढ़ेंगे वोट अब, क्योंकि उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे। और बीजेपी को जो है ना लोकसभा में मिले थे 61% वोट, 61। कप्तान साहब का प्रभाव है। और एक बात और भी है, तब यहाँ से राज बब्बर चुनाव लड़ रहे थे और दूसरे को वोट ट्रांसफर कराना थोड़ा मुश्किल है, और जब खुद आदमी जब चुनाव लड़ता है तो वोट ज्यादा मिलता मतलब है। विधानसभा चुनाव में कैप्टन के प्रभाव का चिरंजीव को फायदा मिलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मिलेगा ही। 46% तक जो है 38 से 46% तक उनका वोट शेयर जा सकता है। हाँ 43 से 45 बता रहा हूँ। 45 ओके। 43 से 45 पे कांग्रेस जा सकती है। और काकड़ीवासी को टिकट अगर मिला तो 50% से 52% तक काकड़ीवासी जा सकते हैं, मतलब बीजेपी की टिकट पे। सीधी फाइट में यदि काकड़ीवासी को बीजेपी की टिकट मिलती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को हराया जा सकता है। हाँ कांग्रेस को हराया जा सकता है। एक बात और मैं कहूँगा, पिछली बार कांग्रेस को 28% वोट मिले थे और सुनील मुसेपुर यानी बीजेपी को 27% वोट मिले थे और काकड़ीवासी को 23% वोट मिले थे। पिछली बार भी रेवाड़ी की बार बार आप वो कर रहे थे और मैं ये कह रहा था कि बीजेपी जीत रही है, बीजेपी फाइट में, जबकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बीजेपी तीसरे नंबर पे जी। लेकिन आपने देखा कि रिजल्ट वही रहा, बहुत नॉमिनल मार्जिन से बीजेपी हार गई। बीजेपी फाइट में तो थी, नो डाउट फाइट में थी, कड़ा मुकाबला था, कड़ा मुकाबला एक तरह से करीब 650 वोट से हार हुई है। हाँ 650 वोट से हार। मैं भी यही कह रहा था, बहुत नेक टू नेक फाइट है। और मैंने पिछली बार एक बात कही थी कि कांग्रेस 30% पे नहीं जाएगी। हमारी बात भी हुई थी, बिल्कुल हम इसको है आपको याद है? बिल्कुल कही थी। मैंने ये कहा था जीत हार किसी की हो, लेकिन कांग्रेस 30% पे नहीं जाएगी। कांग्रेस 30% पे नहीं गई, लेकिन 28 पे भी जीत जाती है। देख खास बात ये देखो, नहीं मुझे ये अनुमान था, मैं ईमानदारी से कहूंगा कि यहाँ प्रेडिक्शन हमारी फेल रही। मैं बीजेपी की जीत मान रहा था और फेल क्यों हुई, क्योंकि मैं जो है ना काकड़ीबाजी की जो कैलकुलेशन कर रहा था वो 21% से ऊपर नहीं था और वो 2% वोट ज्यादा ले गए, 23% चले गए। तो गड़बड़ यहाँ था। तो जो 2% का जो मार्जिन था वो मार्जिन कम था, वो उसी से गड़बड़ा गया। शिवाज साहब आप बात करें, दूसरा आपका एंगल क्या है? जो एक एंगल आपका हो गया कि यदि काकड़ीवास और सीधा मुकाबला कांग्रेस के बीच में होता है, चिरंजीव के बीच में होता है, तो काकड़ीवास उन पर भारी पड़ेगी। दूसरा नहीं, मैं इसमें एक बात और जोड़ दूं, पिछली बार 28% वोट मिले थे कांग्रेस को, चिरंजीव राव भाई साहब को, और 28% से कांग्रेस को मैं अब 43 से 45 बता रहा हूँ। बड़ा तो आप देखो कितने परसेंट का, यानी कि वो जो है ना कितने परसेंट वोट बढ़ रहे हैं कांग्रेस, 17 से 18% वोट बढ़ रहे हैं ना। और बीजेपी का आप देखो, पिछली बार अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो 50% पिछली बार भी था, 23% काकड़ीवासी का था, जो बीजेपी का वोट भी काफी हद तक, और 27% बीजेपी का था। और ये दोनों ही बीजेपी का ही वोट था, 27 और 23। अगर काकड़ीवासी को टिकट मिलती तो वो 50% और 50 से ऊपर चला जाता, बल्कि क्योंकि जब वो होता है तो जब ज्यादा थोड़ा होता है तो यानी ऊपर जाना था। अब दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। अगर मान लो भाई सतीश चुनाव लड़ते हैं, अब उसमें भी एक बात और है, क्या सतीश भाई को टिकट बीजेपी की मिलती है या नहीं मिलती? ये मान लेते हैं टिकट मिल जाती है उनको, तब क्या समीकरण देखते हैं आप? अगर टिकट मिलती है तो वो भी रेवाड़ी से चुनाव जीत जाएंगे जी, ठीक है। और अगर मान लो उनको टिकट नहीं मिलती है, वो निर्दलीय लड़ते हैं चुनाव, तो रेवाड़ी सीट पे आपको त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। वो उनको आप हल्के में नहीं ले सकते। उन्होंने पहले जो दोनों चुनाव लड़े बड़े आक्रामकता के साथ लड़े। इनेलो की टिकट पे जब लड़े तो उनको 29% वोट मिले थे, और नहीं सॉरी, जब वो इंडिपेंडेंट लड़े थे तो 29% वोट मिले थे, और जब इनेलो की टिकट पे लड़े थे तो 23% वोट उनको मिला था। और एक और बात मैं कहूँगा, बावल की अपेक्षा, बल्कि यहाँ सराउंडिंग की जो भी अपनी सीट है, इनेलो का सबसे कम वोट रेवाड़ी सीट पे है, क्योंकि यहाँ जाट वोटर कम है, बहुत कम वोटर है, यानी कि वोट परसेंट जाटों का यहाँ कम है, और इनेलो का वोट परसेंट वो होता ही है। 23 और 29% वोट वो ले गए थे। अगर वो निर्दलीय लड़ते हैं, मुझे लगता है कि भाई टिकट उनको मिल जाएगी, वो तो एक अलग बात है पार्टी। यदि टिकट नहीं मिलती, उस सीन की बात कर लेते हैं कि टिकट नहीं मिलती उनको, तब क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि बसपा की टिकट लेके आ सकते हैं, आम आदमी पार्टी की टिकट लेके आ सकते हैं, चुनाव तो जैसा हम देख रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, उनकी तैयारी भी है, तो उस स्थिति में क्या है? नहीं, इनेलो बसपा की वो पहली जो बात हुई थी, मैंने यही तो कहा था
कि इनेलो बसपा हरियाणा में प्रोग्रेस कर जाएगी अगर मजबूत कैंडिडेट आते हैं तो। जी। अगर मान लो यहाँ इनेलो बसपा की टिकट पे भाई सतीश ही आ गए तो नो डाउट बहुत कड़ा मुकाबला हो जाएगा, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा, कांटे का मुकाबला, कांटे का कोई भी मुकाबला नहीं होगा। कर सकता। लेकिन मैं इसमें एक बात और कहूंगा, भाई सतीश के आने से चाहे वो इनेलो बसपा की टिकट पे आए, आपकी टिकट पे आए या निर्दलीय लड़े, सीधा सीधा डेंट कांग्रेस को होगा। मतलब कहीं ना कहीं जो नुकसान होगा सीधा तौर पर कांग्रेस का, बीजेपी का नहीं। नहीं, देखो जब कोई नया कैंडिडेट आता है तो नुकसान तो सभी को होता है, लेकिन बीजेपी का नुकसान कम होगा और कांग्रेस का नुकसान ज्यादा होगा। पूरे हरियाणा में आप देखोगे जो भी निर्दलीय उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार या कांग्रेस का बाकी उम्मीदवार जो भी आएगा या इनेलो बसपा की टिकट पे जो मजबूत उम्मीदवार है किसी पार्टी से आएगा तो वो कांग्रेस को डेंट करेगा, बीजेपी को इतना नुकसान नहीं होगा। अगर मान लो कापड़ीवास जी मैदान में है और भाई सतीश भी है, मेरा ये मानना है कि भाई सतीश और कापड़ीवास जी जो है ना, इनका जो वोट बैंक है वो कुछ वोट बैंक दोनों का ही है, वो ऐसा मेरा मानना है। मतलब दोनों के पास है, नहीं दोनों का है, जो वोट बैंक है उसमें इनकी दोनों कॉमन वोट, यानी कॉमन वोट कह सकते हैं, कुछ वोट परसेंट जी। और सतीश भाई को जो है ना, पहले भी जाटों का वोट ज्यादा मिला था, इस बार चुनाव लड़ेंगे तो अब भी जाटों का वोट सबसे ज्यादा भाई सतीश को ही मिलेगा, कांग्रेस और बीजेपी की अपेक्षा। और जैसे आप बता रहे थे कि अब मैदान में उधर से बीजेपी दे देती है सुनील मूसेपुर को, सामने कांग्रेस है चिरंजीव राव, और कापड़ीवास भी चुनाव लड़ रहे हैं और सतीश जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो क्या स्थिति है? अगर चारों मैदान में आ गए, भाई सतीश भी, कांग्रेस भी, कापड़ीवास भी, समझ लो निर्दलीय, और सुनील मूसेपुर को टिकट मिल गई, तो फिर नहीं पता इस चुनाव में कौन जीतेगा। चारों अगर आ गए तो फिर नहीं पता कौन किसकी जीत हो जाएगी। मतलब बेहद नजदीकी मुकाबला, बेहद नजदीकी मुकाबला हो जाएगा, पिछली बार बड़ा काम हो जाएगा। अब ये तो हो गई, बीजेपी जीत कैसे सकती है? एक तो आपने कापड़ीवास का सीन लिया, अब यदि सुनील मूसेपुर बीजेपी के टिकट पे आते हैं, वो किस तरह से, क्या समीकरण की जो उनको हरा पाएंगे? नहीं मान लो बीजेपी की टिकट पे सुनील मूसेपुर लड़े और भाई सतीश भी लड़े, बसपा की टिकट पे लड़े या निर्दलीय लड़े और चिरंजीव राव भी लड़े, तो त्रिकोणीय मुकाबला तो तय है, त्रिकोणीय मुकाबला होगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि एज बीजेपी को रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा एज बीजेपी को ही रहेगा। यदि कापड़ीवास उस स्थिति में नहीं लड़ते तो, हाँ, यदि कापड़ीवास नहीं लड़ते, अगर कापड़ीवास नहीं लड़ते तो ही तो मैं कह रहा हूँ तब बीजेपी को एज है, तब बीजेपी को एज है, लिटिल बिट एज कहूंगा, ज्यादा नहीं, लिटिल बिट एज बीजेपी को रहेगा। और कापड़ीवास जी अगर आ गए तो चारों हो गए तो फिर तो मामला ही अलग हो जाएगा, मतलब कहीं से सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई देगा। कांग्रेस जो है ना, और इसमें जब मान लो भाई सतीश के आते ही कांग्रेस का जो मैंने बताया वोट परसेंट 43 से 45 ये नीचे चला जाएगा, नीचे जाना तय है, जाएगा ही जाएगा। जब वो चुनाव जब दूसरी बार जब लड़ रहे थे तो कांग्रेस आपने देखा 3 नंबर पे आ गई थी, 20% पे आ गई थी, यानी कि बीजेपी का खिलाफ जो कैंडिडेट लड़ेंगे मजबूत तो कांग्रेस को डेंट होना तय है, पूरे हरियाणा में यही होगा जी। और चारों अगर लड़ते हैं तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि सतीश भाई कांग्रेस को डेंट करेगा, कापड़ीवास जी बीजेपी को डेंट करेंगे, और फिर चारों में नहीं पता किसकी बाजी लग जाए। इसमें एक बात और कहूंगा मैं कि ये भी देखना होगा कि सन्नी चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, क्योंकि सन्नी पिछली बार 14% वोट ले गया था और 14% वोट एक बड़ा वोट बैंक होता, नो डाउट अप्रत्याशित वोट बैंक सनी को मिला था, तो अप्रत्याशित वोट भी मिला था। फिर एक बार 14% तो हार जीत में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। अगर वो चुनाव नहीं लड़ता तो ये देखना पड़ेगा 14% वोट तो उसने लिया था वो अब कहाँ जाएगा, उसमें से कितना परसेंट कांग्रेस को जाएगा, कितना परसेंट बीजेपी को जाएगा। और मुझे ये लगता है कि अगर उन्होंने चुनाव मतलब इस बार नहीं लड़ा तो ये 14% वोट भाई सतीश निर्दलीय की तरफ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मतलब मेजोरिटी ऑफ वोट, मतलब काफी हद तक, काफी हद तक, यानी ज्यादा वोट उसको जाएगा। ये तो सब वो होता ही है डिवाइड, लेकिन ज्यादा वोट भाई सतीश को जाएगा इसमें से। हाँ, ये माना भी जाता है कि जो उसको वोट मिले थे सनीको का एक बड़ा वोट बैंक उसमें सतीश का ही था जो उसके पास गया था। मैं यही तो कह रहा हूँ। एक बात मैं और कहूँगा, इसमें भी कोई शक नहीं है कि भाई चिरंजीव ने जो है ना पिछले चुनाव से अब तक रेवाड़ी में बहुत मेहनत की है और उन्होंने अपनी अच्छी मजबूत पकड़ रेवाड़ी सीट पे बनाई है। अब चिरंजीव की बात करते हैं, नो डाउट चिरंजीव उभर कर आए, एक प्रखर दिखते हैं, बेबाकी से बोलते भी है, एक मजबूत कांग्रेसी दिखाई देते हैं जिस तरह से वो बोलते हैं।
उनके सामने क्या चुनौती देखते हैं कि महावीर मसानी का भी नाम आता है कि वो हुड्डा के करीबी हैं, जिस तरह से कैप्टन साहब का टिकट काट दिया लोकसभा में, क्या कोई ऐसी स्थिति? तो पहले भी मैंने बताया था, ये सारे लोकल आदमी हैं, सब मुझे जानते हैं यार, ये बेकार में मुझे नाराज हो जाएंगे। अब दूसरी बात करें बीजेपी। बीजेपी की एक लंबी फहरिस्त है अब की बार। रणधीर सिंह कापड़ीवास पूर्व विधायक भाजपा के, उनके जो भतीजे हैं मुकेश कापड़ीवास, ओब्लिक में हम लगा देते हैं मुकेश कापड़ीवास। दूसरी बात करते हैं सतीश यादव, पूर्व जिला प्रमुख, बीजेपी में शामिल हुए, वो भी टिकट मांग रहे हैं। वहीं जो सबसे कम अंतर से हरियाणा में हारे सुनील मुसेपुर, वो भी एक बड़े दावेदार है, क्योंकि नेचुरल एक कैंडिडेट होता है जो कम मार्जिन से हारता है। 3 कैंडिडेट जो प्रमुख मैं आपको गिना रहा हूं। उसके बाद अरविंद यादव, डॉक्टर अरविंद यादव बड़े वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, और वो भी कहीं ना कहीं उनकी जो खट्टर साहब से उनकी नजदीकी तमाम लोग जानते हैं। उसके बाद बात की जाती है कि सतीश खोला, वो भी एक कैंडिडेट अपने आप को मानते हैं, और अब की बार वो भी एक स्लोगन दे रहे हैं, मेरी बारी, इस तरह का बात चल रही है। फिर उधर बावल में भी अनिल रायपुर कहते हैं, अजय पटोदा है, तमाम इस तरह के। एक कैंडिडेट और नाम सामने आया है, भाजपा की जिलाध्यक्ष बना दी गई वंदना पोपली, वो भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि शायद वो भी इस प्रयास में है। तो आप इस फहरिस्त को किस तरह से आकलन करते हैं? वो कौन सा चेहरा है कि जिस पर बीजेपी दाव खेले, और वो कहीं ना कहीं जो चिरंजीव राव जिस आप बता रहे हो उसको कर पाए चैलेंज? नहीं, आप जो ये लंबी जो फहरिस्त की बात कर रहे हो, वो तो बीजेपी का अपना मसला है, लेकिन टिकट जो है ना, वो ये 3-4 आदमी हैं, इनमें रहेगी जी। कापड़ीवास जी, वो हो सकते हैं कि मुकेश कापड़ीवास उनके भतीजे हैं, शायद भतीजे हों। ये भी बात कर लेते हैं कि अमूमन बात होती है कि वोट ट्रांसफर, भाई कापड़ीवास का एक अपना रुतबा, एक राजनीतिक स्टाइल है, क्या भतीजे को वो लाभ मिल पाएगा जो कापड़ीवास की जो इनहेरिट चीज कर पाएंगे वो? नहीं, वो तो होता ही है, इनहेरिट तो कर जाएंगे, उसमें हो सके 1-2% का वो हो जाए, वो तो सब जगह ही है, वो तो फैमिली की एक तरह की सी वोट है, हो सकता है 1-2% का वो हो जाए, लेकिन जो कापड़ीवासी की वो है ना, उसको विरासत को वो कर लेंगे, इनहेरिट कर लेंगे। मुकेश का जो मतलब कापड़ीवासी का वोट बैंक आ जाता है, मुकेश को मिल सकता है। मिल सकता है, वो सब चिरंजीव राव को मिल रहा है, तो फिर उसको क्यों नहीं मिल सकता? शायद आप पूरे इंडिया में देख लो ना, जो बाप फिर बेटा फिर पोता, यानी वो जो है जो वोट बैंक उनको मिलता है, जी। उसमें कोई वो नहीं है। अब कापड़ीवास आगे बढ़ते हैं, अगले जो उम्मीदवार जो आप बता रहे हैं। नहीं, उम्मीदवार की मैं कह रहा हूँ, टिकट तो 2-3-4 आदमी हैं, इनमें मिलेगी। कापड़ीवास जी हैं, और ये अपने मुसेपुर, सुनील मुसेपुर भाई साहब हैं, अरविंद यादव जी को टिकट मिल सकती है। मुझे 3 कैंडिडेट ही लग रहे हैं। सतीश यादव एक देखो, नहीं, हम सतीश तो शामिल हैं ही उसमें, सतीश, रणधीर सिंह कापड़ीवास, अरविंद यादव और सुनील मुसेपुर। सतीश भाई की बात मैं करूं तो उनको देखें तो वो, उनके पास पार्टी का टिकट भी नहीं था, और वो 29% वोट लेना एक बहुत बड़ी बात है। पार्टी के सिंबल पे लेना एक अलग बात है, पार्टी का सिंबल मेरे साथ है तो पार्टी लेवल की वोट मिलती है। एक सुनील मुसेपुर की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछली बार करीब 1300 वोट से वो हारे। बीजेपी की अंतरकलह थी, पिछली बार खुलकर अंतरकलह दिखाई दी और वो चुनाव हार गए। यदि अंतरकलह नहीं तो शायद वो जीत जाते। कितना सशक्त उम्मीदवार मानते हैं? और पिछले साल जो उनके साथ चीजें थी, तमाम तरह के आरोप लगाए गए, उनके भाई भी धरने पर बैठ गए, तमाम इस तरह, क्या उस छवि से वो बाहर निकल पाए हैं अभी तक, या अभी भी बहुत कुछ करना बाकी? क्योंकि कई कथाएं भी उन्होंने कराई, आरती यात्रा, तमाम तरह के प्रयास वो करते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मुसेपुर ने भी अपनी पकड़ बनाई है, और चिरंजीव राव ने भी बहुत अच्छी मजबूत अपनी पकड़ बनाई है, 5 साल बड़ी मेहनत की है, और मतलब दोनों ने ही मेहनत की है। सुनील मुसेपुर की वो पोजीशन नहीं है जो पहले थी, जब पहली बार टिकट मिली तो लोग ये थे कौन मुसेपुर, कौन सुनील की बात थी। और मुझे इस बार लगता है कि इस बार बीजेपी के बागी कैंडिडेट चुनाव में नहीं लड़ेगा। मेरा ये अनुमान है कि बीजेपी का बागी उम्मीदवार चुनाव में नहीं लड़ेगा। एक सिनेरियो और बताऊँ आपको जी। मेरा जो अनुमान है, अगर कापड़ीवास, मान लो अगर कापड़ीवासी को टिकट नहीं मिली और अगर कापड़ीवासी चुनाव में लड़ते हैं और सतीश भाई भी लड़ते हैं निर्दलीय, तो सतीश भाई को थोड़े वोट कम मिलेंगे। और अगर सतीश भाई चुनाव में लड़ते हैं और कापड़ीवासी निर्दलीय नहीं लड़ते हैं तो सतीश भाई को वोट ज्यादा मिलेंगे। मतलब आप क्या कहना है कि सतीश यादव को यदि कापड़ीवास चुनाव नहीं लड़ते उसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया ना, थोड़ा कुछ वोट इनका कॉमन है जी। तो कॉमन वोट में अगर एक आदमी लड़ेगा दूसरा नहीं लड़ेगा तो वोट बढ़ेंगे, चाहे उनके बढ़े चाहे उनके, यानी जो भी लड़ेगा वोट बढ़ेंगे। और सतीश को मैंने बता दिया कि जो जाट वोटर, जो हमारी बिरादरी के जो वोटर हैं,
उन्होंने इनेलो से लड़ा जब भी अच्छा साथ दिया, निर्दलीय लड़ा तब भी अच्छा साथ दिया। और ये गांव है, मैं जानता हूँ जट्टों के जो गांव है, कोई मेरी बिरादरी गांव है, मेरी रिश्तेदारियां हैं, उन गांवों में इनका अच्छा वोट बैंक है। शिवाज साहब एक बात और कर लेते हैं कि राव इंद्रजीत लगातार तमाम फोरम से कह रहे हैं कि पार्टी उनकी सुने, उनको टिकट दे, 7-8 टिकट की कुछ बात भी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं उनको टिकट मिले। तो राव का प्रभाव रेवाड़ी सीट पे किस तरह से आप देखते हैं? कुछ जिस तरह से मैं देख रहा था, जो एक मैं डेटा देख रहा था, सुमित्रा यादव जो उनकी बुआ जी थी, बाई जी कहते हैं उनको, 67-68 को छोड़ दिया जाए तो राव परिवार से कोई भी ऐसा कैंडिडेट या उनका कोई समर्थक यहाँ से जीत दर्ज नहीं कर पाया। रघु यादव या फिर कर्नल राम सिंह भी यहाँ से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे, अलग अलग सीट से, कांग्रेस के अलावा। अमूमन जो लगातार वो देखें तो कहीं ना कहीं कैप्टन परिवार का इस सीट पर कब्जा रहा है। वो पकड़ रेवाड़ी सीट पर नहीं दिखाई देती राव परिवार की, कारण क्या लगता है? अब किस तरह से देखते हैं आपको? नहीं, ये ठीक बात है कि जो अगर मान लो जो गुड़गांव लोकसभा की बात मैं अगर कर लूँ, इसमें जो भी असेंबली सेगमेंट हैं, मुझे लगता है कि सबसे वोट जो है ना, सबसे कम वोट परसेंट जो है ना यहाँ राव साहब का, मतलब रेवाड़ी में, यहाँ मतलब विधानसभा के इलेक्शन में मुझे दिखाई देता है। लोकसभा का चुनाव तो एक अलग बात है जी। पटौदी में इनका अच्छा वोट बैंक है, बावड़ में इनका अच्छा वोट बैंक है, लेकिन रेवाड़ी में आप भी देख रहे हो, आप खुद कह रहे हो, रेवाड़ी में इनका वोट बैंक पूरा डेटा बताता है, पूरा डेटा बताता है यहाँ पे जो है ना इनका वोट बैंक कम रहा है। और क्या करते हैं आप, क्या दूसरे में भूल गए, रिपीट करो। पर कितना प्रभाव देखते हैं आप उनका यहाँ पर? इसमें एक सवाल ऐड ऑन कर देता हूं मैं कि आरती राव को भी लगातार चर्चा थी कहां से चुनाव लड़ा है। इसको एक राव साहब लगातार असेंबलीज में जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, और मसला यही है कि आरती को कहां से लड़ा जाए। यदि आरती को 1% मान लेते कि आरती को रेवाड़ी से वो उतार देते हैं, तब की स्थिति क्या देखते हैं आप? नहीं, आरती ने अगर चुनाव लड़ा तो निश्चित तौर पे आरती राव चुनाव जीत जाएंगे, निश्चित तौर पे आरती राव ही चुनाव जीतेंगी फिर। और फिर उसमें कोई नहीं, ये मैं इस बात से आपकी सहमत नहीं हूं कतई भी, क्योंकि आरती चुनाव लड़ती है, सतीश फैक्टर, काबड़ीवास फैक्टर, तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनके एंटी काम करेंगे और कहीं ना कहीं वो फायदा सीधे तौर पर कांग्रेसी कैंडिडेट को मिलेगा। और जैसा कि हम डाटा देख रहे थे, सुमित्रा यादव जो उनकी बुआ जी थी, उनको छोड़ दिया जाए तो कभी इनका कैंडिडेट जीत नहीं पाया। मेरे भाई, मैं ठीक कह रहा हूं, मेरी बात आप मान लो। आरती राव को अगर टिकट मिली तो आरती राव रेवाड़ी चुनाव जीत जाएंगे। आधार क्या है, कुछ आधार तो बताओगे ना? नहीं, मैं आधार की इसमें थोड़ा, मैं इसमें कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहता। एक बात बताओ, आपने कहा ना वोट बैंक, जब परिवार से आदमी चुनाव लड़ता है तो बात होती है अलग, और जब आप किसी दूसरे को चुनाव में जब उतारते हो तो बात होती है अलग। कप्तान साहब का बेटा है चिरंजीव राव, उसको वोट मिल रहे हैं ना, कप्तान साहब किसी और परिवार को। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आरती राव चुनाव में आई तो आरती राव चुनाव जीत जाएगी। वैसे पर एक बात हो रही है, इस पे बात करना ही मूर्खता है, क्योंकि आरती राव रेवाड़ी से चुनाव नहीं लड़ेंगी। फिर यही बात हो जाती है, क्यों, कारण क्या है कि आपको आरती को यहाँ से चुनाव नहीं लड़ाएंगे? इसका कारण सीधा सीधा है इनको। भैया एक बात बताओ, कोई पहली बार अपने उसको लड़ाए चुनाव, और उसको पहली बार ऐसी सीट से लड़ा दे जहां डाउट हो, कोई नहीं लड़ाएगा। मतलब दंगल में नहीं उतारना, सीधा सीधा एक तरफा सा मामला, वहां से वो कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर आरती राव रेवाड़ी से चुनाव नहीं लड़ेंगी, आरती राव चुनाव लड़ेंगी अटेली से। पहली बार चुनाव में आए और बाई चांस हार होगी तो आखिर राजनीतिक करियर ही ठप हो जाएगा, पूरी तरह से करियर ही हो जाएगा। तो इसलिए आरती राव का तो प्रश्न ही नहीं है, वो रेवाड़ी से चुनाव नहीं लड़ेंगी, अटेली से चुनाव लड़ेंगी। सेफ चुनाव है, वहां निश्चित तौर पर जीत होगी। देखिए, ये थे हमारे साथ चौधरी CS शिवाज। रेवाड़ी विधानसभा जो कि सबसे हॉट सीट मानी जाती है, 2019 विधानसभा चुनाव की बात करें तो कोसली और रेवाड़ी वो सीट थी जिन पर उम्मीदवारों के नाम अंत में घोषित किए गए थे। इस बार एक बार फिर से स्थिति बेहद कहीं ना कहीं नाजुक है, क्योंकि लगातार जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, रेवाड़ीकरण बेहद रोचक होने वाला है। ऐसे में शिवाज साहब ने बताया कि वो कौन से चेहरे हैं जिन पर बीजेपी दाव लगा सकती है, उनको जीत दिला सकती है। वहीं कांग्रेस एक बार फिर से कहीं, जिस तरह से शिवाज साहब की बात मान ली जाए, कहीं ना कहीं चिरंजीव राव पर दाव लगाती हुई दिखाई देगी। लेकिन वहां पर भी यदि कुछ अंतर्घात या भीतरघात कुछ हुआ तो कहीं ना कहीं उनको भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन इतना जरूर है, उम्मीदवार कोई भी हो, मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है, रेवाड़ीकरण बेहद टफ होने वाला है। सभी उम्मीदवारों को पसीना बहाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह भी कहते हुए दिखाई दिए थे कि लंगोट कस लो। ऐसे में लंगोट कसने पड़ेंगे, तभी जाकर रेवाड़ीकरण फतेह किया जा सकता है। नमस्कार।